Hi everyone, welcome to our YouTube channel Learn English with Fun. Well, we had started a series called Basic Spoken English course before few weeks. In that series, we added so many contents related to spoken English. We added so many videos. We uploaded there many videos, but after uploading all the videos, when students from different parts of the country, they started watching and they started doing some comments like, sir, I don't get that what is the subject. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है वर्ब क्या है. सर मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है. सर इज एम आर होते क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ये एक्चुअली है क्या, राइट? बिकॉज there in those videos I was actually talking and teaching about those formulas and structures and making them understand that how to get them used in their speaking activities, which were quite helpful for those kind of students who have a kind of very strong point at the basic level, जो जिनकी basic points बहुत clear हैं अच्छे से, उनको तो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं और बहुत अच्छा response मिला मुझे वहाँ से. But for especially those students who were actually not good at basic, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो खास करके बेसिक चीज़ों पे क्लियर नहीं हो रहे थे, उनको थोड़ा डाउट था, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी क्वेरीज वहाँ पे आ रही थी कि सर आई डोंट नो व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, वर्ब्स क्या हैं, कैसे स्टेट कंडीशन को एक्सप्रेस करने लगती हैं, कभी वर्ब पोजेशन को एक्सप्रेस करने लगती है, कभी वही वर्ब कभी एक्शन को प्रोड्यूस करने लगती है. तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट? सो व्हाट आई थॉट राइट नाउ इज, आई थॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स, राइट? क्योंकि सभी लैंग्वेज में सब्जेक्ट में कुछ अलग अलग टर्म्स, उनके कुछ अलग अलग स्पेशल टर्म्स होते हैं, उनके अपने टर्म्स और सेम चीज़ इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के साथ भी है. कुछ इनके अलग अलग टर्म्स होते हैं समझने के लिए, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है at the basic level, because if you don't understand those basic terms in the starting, you will have a lot of problems like these students are facing. So what I thought is, ताकि वो students अच्छे से समझ भी सके और आगे के जो chapters हैं उनको अच्छे से clear कर सके, ताकि बिना रुकावट के उनको अंग्रेजी बोलना आ जाए. So in this today's video, what I'm going to do is, I'm going to make you understand some basic and very important terms which will help you to understand those upcoming chapters and some basic and advanced chapters of grammar. कुछ ऐसे टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ आगे चल के, राइट? अब मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, प्रेडिकेट नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेट कंडीशन क्या है, पोजेशन क्या है, एक्शन क्या है, यू डोंट हैव दीज आइडियाज़. सो हाउ विल यू ट्रीट देम एज लर्निंग लेसन्स, राइट? So for that you have to learn first of all those basic and very fundamental terms. So this video is especially for that. ये वीडियो उन्हीं तमाम चीज़ों के लिए है. आज की इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टर्म्स जिनसे कि आप अच्छे से अगले चैप्टर्स को बहुत ही क्लियर से समझ पाएंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट थिंग, जो कि हम सबसे बेसिक मीन्स बहुत डीप में जाके हम बेसिक में स्टडी करेंगे. बेसिक में सभी चीज़ों को मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा. यू जस्ट नीड टू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपने इस वीडियो को देख लिया अंत तक, तो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगी एंड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी जो होता है, वो आपका अब डाउट नहीं रह जाएगा. वो आपका डाउट जो है अभी तक की, वो सभी के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट टर्म इज वेरी बेसिक थिंग, इज कॉल्ड लेटर. व्हाट इज लेटर एक्चुअली? लेटर होते क्या है? देखिए, जिस तरीके से हिंदी लैंग्वेज में भी कुछ लेटर्स हैं जिन्हें हम अक्षर बोलते हैं. अच्छा, इसे हिंदी में हम अक्षर बोलते हैं. आई एम राइटिंग दिस हियर. हिंदी में इसे हम अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में यही चीज़ लेटर कहलाती है, राइट? अब लेटर होती क्या है? लेटर होती है वो सबसे छोटी चीज़, जो इस चीज़ को बड़ी बनाती हैं, जो इस लैंग्वेज को आगे लेके जाती हैं, राइट? जैसे कि अब अगर कुछ इंग्लिश की बुक्स उठा लीजिए आप या फिर हिंदी की बुक्स ले लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेटर्स की जो कॉम्बिनेशन है उनके सिवा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, राइट? तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो ऑफकोर्स लेटर के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, राइट?
और जिस तरीके से हम अक्षर के कॉम्बिनेशन से फिर हम वर्ड को बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बाद करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि लेटर होते क्या है। तो लेटर होते हैं हमारे वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया कि वो सबसे छोटी से छोटी चीज़, मतलब कि सबसे शुरुआती चीज़ आप मान लीजिए कि सबसे शुरुआती चीज़ जो हो गई इसकी वो लेटर होती है, राइट। तो इंग्लिश की यहाँ से अब शुरुआत हो रही है। सो एज आई सेड यू इन द स्टार्टिंग कि ये वीडियो जो है बहुत ही बेसिक लेवल तक होने वाली है, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली बेसिक लेवल पे हमें क्या क्या सीख लेना चाहिए, राइट। कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो आपको आगे चीज़ों को समझने में बहुत मदद करने वाली है गाइज, राइट। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं? लेटर होते हैं, राइट। सबसे छोटी इकाई जो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो क्या है? लेटर है। अब आप पूछेंगे कि ये लेटर ही क्यों है? बिकॉज लेटर से ही शुरुआत होती है। अब इसके आगे हम सारी चीज़ों को, लेटर को जैसे कि हम कंबाइन करके आगे की चीज़ें, जैसे हम वर्ड्स को बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और आगे की चीज़ें हम ऐसे बनाते हैं। सो व्हाट इज दिस लेटर ऑल अबाउट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर ए, दिस इज अ लेटर। इफ आई राइट हियर बी, दिस इज अ लेटर। इफ आई राइट हियर सी, सी इज अ लेटर। D, it is also a letter. E, it is also a letter. Like this there are 26 letters we have in English. इंग्लिश के अंदर हमें 26 लेटर्स जानने को मिलते हैं, जिसकी पूरी सेट को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, राइट। जिसके हम पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे, राइट। इट्स 26 लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हिंदी में भी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? लेटर होती है, राइट। आई होप दिस वुड बी क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं और चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके डीप में जाके समझेंगे कि तो कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे हमें इन वर्ड को याद रख के आगे की चीज़ों को समझने के लिए तैयार रहना है, राइट। सो लेटर हमें समझ में आ गया यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती हैं वो उसे हम लेटर बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होती हैं? ये क्या बोला है यहाँ पे? अल्फ़ाबेट इज नथिंग, इट इज, ये जो 26 लेटर्स यहाँ होते हैं, ए से लेके जेड तक के लेटर की जो सेट होती हैं, ये जो एक सेट बन के प्रिपेयर होती हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। सो द सेट ऑफ 26 लेटर्स, The set of 26 letters is called alphabet. Alphabet कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूरे सेट को हम एक अल्फ़ाबेट प्रिपेयर करके होती हैं, राइट। ये 26 लेटर का जो पूरा सेट होता है उसे हम पूरा मिला के हम पूरे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, राइट। तो अब इसके अलावा कोई और चीज़ है नहीं, इसलिए हम अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल पाएंगे, ओके। हाँ, लेटर को हम बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 लेटर हैं तो 5 लेटर्स हम बोल सकते हैं, राइट। बट हम 26 लेटर्स तो बोलते हैं, बट अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। ये वो चीज़ नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गया होगा कि 26 लेटर के जो पूरा सेट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट भी उसे कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, राइट। उसे डिवाइड किया गया है एक्चुअली 2 कैटेगरी में। देख लीजिए इसे। द फर्स्ट इज वॉवेल। कुछ जो लेटर्स होते हैं इनके अंदर के, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनके अंदर के जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स जो अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो उनके कुछ 26 लेटर्स में से कुछ जो हैं वो वॉवेल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसे हम हिंदी के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? इसे स्वर और व्यंजन बोलते हैं, राइट। और अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं? इस पूरे चार्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, राइट। और इन दोनों को, तो वर्णमाला को आप यूँ समझ लीजिए कि 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। इसी तरीके से इंग्लिश में भी बांटा गया है अल्फ़ाबेट को 2 कैटेगरी में। द फर्स्ट इज वॉवेल्स एंड द सेकेंड इज कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स क्या होती हैं? वी हैव 5 लेटर्स इन द कैटेगरी ऑफ वॉवेल्स। तो ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों को हमने वॉवेल की कैटेगरी में रखा हुआ है, राइट। इनके कई सारे यूजेस, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्यों बनाया गया है, ये तो खास करके इनकी इंपॉर्टेंस आपको एक आर्टिकल चैप्टर में भी देखने को मिल जाएगा। और हालांकि आर्टिकल चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, बट ये कुछ बेसिक टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसलिए मैं अगेन
uploading this video to the YouTube channel, right? So please focus here. And after choosing 5 letters, we have 21 letters, right? अब 26 में से 5 letters को हटा देने पे हमारे पास 21 letters available हैं. अब उन rest 21 letter को remaining 25 letters जो होते हैं वो 25 पूरे के क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स का पार्ट है, राइट? वो 25 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, बट ए ई आई ओ यू इनको वॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है, राइट? नेक्स्ट हम टर्म सीखेंगे यहाँ पे अभी. नेक्स्ट द थिंग इज वी हैव टू लर्न हियर वर्ड क्या होते हैं. नाउ व्हाट इज वर्ड एक्चुअली? वर्ड की जो हिंदी में मीनिंग होती है इसे हम हिंदी में बोलते हैं शब्द. इन हिंदी वी कॉल इट शब्द. हिंदी में इसे हम शब्द बोलते हैं, राइट? तो शब्द क्या होता है? जैसे भी किसी भी सेंटेंस को हम बोलते हैं तो उस टाइम पे हमें कई वर्ड्स को कंबाइन करके यूज़ करना होता है, तो उन्हीं वर्ड्स को जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ही हम वर्ड बोलते हैं, राइट? बट यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलेंगी कि जो लेटर की जो कॉम्बिनेशन होती है उसे हम वर्ड बोलेंगे, राइट? इसके लिए 2 कंडीशन में बता देता हूँ आप लोगों को. 2 कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन है कि इसे हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की जो कॉम्बिनेशन होती हैं उसे हम वर्ड बोलते हैं, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कॉन्सेप्ट इज कि जिसकी अगर मीनिंग नहीं निकल के आ रही है, राइट? अरेंज तो कर दिया गया है बट अगर एक प्रॉपर मीनिंग नहीं बता रही है वो हमें, तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे. प्लीज कंसिडर इट वेरी क्लियरली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जो भी कोई वर्ड प्रॉपर अरेंज रहे, properly arranged and giving you proper meaning, और proper meaning अगर दे दी अगर वो उस word ने, तो of course उसे हम word बोलेंगे, right? जैसे कि कुछ example के तौर पे हम ले लेते हैं, आपको बहुत clearly समझ में आ जाएगा. प्लीज फोकस करिएगा, बहुत ही easy है, right? word होते क्या हैं? अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लेटर हमने ले लिया, right? B ओ वाई अगर ले लिया है हमने, राइट? तो एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी ओ वाई, एक वर्ड बन के आ गया हमारे पास. बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का, राइट? अब अगर इसी वर्ड को मैंने ऐसे लिख दिया वाई ओ बी, या फिर मैंने लिख दिया ओ वाई बी, राइट? तो ये दोनों जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्या हम इसे वर्ड बोलेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, राइट? क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो है. ये पहला कंडीशन क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, लेटर की कॉम्बिनेशन तो है बट ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, एक मीनिंग नहीं पता चल रही है हमें, राइट? वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग ऑफ दीज 2. तो इन दोनों की अगर मीनिंग नहीं पता चल रही तो इसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे, राइट? दीज आर नॉट वर्ड्स. Here this is actually arranged properly and giving you a beautiful meaning as well, right? So this is why it can be considered as a word. I hope this is clear. तो word को समझने के लिए आपको 2 कंडीशन हमेशा याद रखनी है. 2 कंडीशन क्या है इसको समझने के लिए कि वर्ड के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होना ज़रूरी है और प्रॉपरली अरेंज्ड भी होना चाहिए और उसकी मीनिंग आनी चाहिए, राइट? और हालांकि अगर मीनिंग आ रही है तो वो प्रॉपरली अरेंज्ड होगी ऑलरेडी, राइट? तो हालांकि इसे आप कंसिडर तो साथ के साथ रख सकते हैं कि अगर मीनिंग आ रही है, मीनिंग अगर पता चल रही है, किसी वर्ड की मीनिंग अगर पता है तो उसे हम शब्द बोलेंगे, मतलब कि उसे हम वर्ड बोलेंगे. अब जैसे कि हिंदी में भी सेम चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं मैं रोटी वोटी खा रहा हूँ, राइट? तो रोटी तो एक शब्द है बट वोटी क्या है? वोटी इज़ नॉट अ शब्द, इट इज़ नॉट अ वर्ड एक्चुअली, राइट? तो कभी कभार क्या होती है कि हम इसे यूज़ तो करते हैं बट दीज आर एक्चुअली नॉट वर्ड्स, राइट? तो ध्यान रखिएगा, वर्ड्स हम तभी बोलेंगे जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होने चाहिए और प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए, कुछ मीनिंग हमें निकल के आनी चाहिए, मीनिंग हमें पता होनी चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को समझेंगे यहाँ पे. लेट मी रब दिस ऑफ. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज मेक इट फास्ट सो दैट आई कैन रब दिस ऑफ. आई होप दिस वुड बी डन. ऑलराइट, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या एक कोई वर्ड सिंगल लेटर का हो सकता है क्या? The question is that can a word be of a single letter? क्या कोई एक वर्ड सिंगल लेटर का हो सकता है? इफ़ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. वहाँ पे लिखिए आंसर नंबर 1 और अपना आंसर वहाँ पे टाइप कर दीजिए, राइट? आई विल अंडरस्टैंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. मैं समझ जाऊंगा वहाँ पे कि ये आंसर नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का वो जवाब होना चाहिए, राइट? अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में, देयर यू कैन टाइप द आंसर, राइट? आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट. Okay, so now let's understand
एंड आई लेट यू नो, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वर्ड जो है एक सिंगल लेटर का हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि उसकी एक कोई मीनिंग होनी चाहिए, उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आई, इसकी मीनिंग क्या होती है? मैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सो आई से आई, राइट। अब एक और वर्ड है ए का मतलब क्या होता है? एक। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर मीन्स आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव वन मार्कर, हम ऐसे बोल सकते हैं इसे, आई हैव अ मार्कर। आई होप दिस इज क्लियर। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि वर्ड जो है एक सिंगल लेटर का भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज प्ले विद माइंड, राइट, प्ले विद द हेल्प ऑफ माइंड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज, वर्ड के बाद हमें सीखना है यहाँ पे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार कई सेंटेंसेस को यूज भी किया, बट व्हेन इट कम्स फॉर द रियल डेफिनेशन एंड द रियल मीनिंग ऑफ सेंटेंस, जब इस सेंटेंस की हम जड़ में जाने की कोशिश करते हैं, सो देयर वी समटाइम्स गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज अ सेंटेंस एक्चुअली। सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस कुछ नहीं है, इट इज सिंपली इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट इट। सो सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस होती हैं जो वर्ड्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, राइट, जो कुछ हमने वर्ड्स बनाए हैं उनके कॉम्बिनेशन को करने के बाद, उनको कंबाइन करने के बाद हमें सेंटेंस प्रिपेयर करना होता है, राइट। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसके लिए भी कुछ बाकायदा शर्त होते हैं। वो शर्तें क्या हैं इनके लिए मैं बता देता हूं कि क्या प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए, कब हम किसी भी चीज को, किसी भी लाइन को एक सेंटेंस बोल सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द फर्स्ट इज कि वो सभी चीजें जो वर्ड्स हम अरेंज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए। द सेकेंड कंडीशन वी हैव इज कि उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट। वो जो चीजें हम बना रहे हैं, वो जो कोई लाइन हम सेंटेंस प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, मतलब कि वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, राइट। दैट शुड बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस और मीनिंगफुल लाइन, राइट। तो अगर ये कंडीशंस मैच करते हैं, अगर ये सेंटेंस में सेटिस्फाइड कर जाती हैं, तो ऑफकोर्स हम उसे एक सेंटेंस बोलेंगे, राइट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे, इफ आई से हियर दैट वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, राइट, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अच्छा, अब इसकी एक प्रॉपर मीनिंग आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक मीनिंग आ रही है इसकी, राइट। अगर हम इसे थोड़ा फ्लिप कर दें, राइट, इनके वर्ड्स जो हैं, अच्छा ये है क्या एक्चुअली? एक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। ये एक पहला वर्ड हो गया हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सेकेंड वर्ड, दिस इज द थर्ड वर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वर्ड। तो यहाँ पे 4 वर्ड के जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हमने एक सेंटेंस बोला है, राइट। तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि क्या एक प्रॉपर ये सेंटेंस है, क्या इसकी ये प्रॉपर अरेंजमेंट हुई है, क्या इसकी एक मीनिंग है या नहीं है, क्या ये एक मीनिंगफुल चीज़ है या नहीं है, राइट। अगर ये एक मीनिंगफुल चीज़ है तो हाँ बिल्कुल ये सेंटेंस है। अगर कोई एक मीनिंगफुल चीज़ नहीं निकल के आ रही, इसकी कुछ मीनिंग नहीं पता चल रही है हमें, तो इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा इसे। सो अगर हमने इसे बोल दिया वी आर लर्न इंग्लिश, राइट, तो यहाँ पे इस वर्ड की जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट नहीं हो रही है, राइट। तो इसलिए इसे हम फिर एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस हम तभी बोलेंगे उसे जब उसकी अरेंजमेंट सही हो और वो एक मीनिंगफुल चीज़ होनी चाहिए, राइट। अगर वो मीनिंगफुल लाइन दे रही है, कुछ स्टेटमेंट पास कर रही है, तो ऑफकोर्स हम उसे एक सेंटेंस बोल सकते हैं, बट इफ इट इज़ नॉट, वी कांट से इट अ सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर, right? Now let me quickly rub this off so that I can make you understand some more things, and I have a question, right? Please wait for the question and solve this right now. Alright, so it's time for a question now. The question is, can a sentence be of a single word?
क्या एक कोई सेंटेंस एक वर्ड का हो सकता है क्या? द क्वेश्चन इज, कैन अ सेंटेंस बी ऑफ अ सिंगल वर्ड? इफ यू नो द आंसर, प्लीज डू कॉमेंट डाउन बिलो बाय मेंशनिंग आंसर नंबर 2. टाइप करिए आंसर नंबर 2, and if you know the answer, write their answer. I'll understand and will be very happy to know that we and you are learning here something, right? So please do comment there down below. This motivates us a lot. Okay, next is, if you don't understand it, there isn't any big issue, but I'll make you understand this right now. So what is this sentence? One word का कोई सेंटेंस हो सकता है क्या? देखिए, सेंटेंस एक्चुअली है क्या? कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने पास की, कुछ भी चीज़ें आपको बतानी है, अगर आपने कोई कंप्लीट बात किसी को बता दी तो वो सेंटेंस हो जाता है, राइट? तो जैसे कि अभी मैंने बोला बैठ जाइए, आई विल से सिट डाउन, राइट? अगर मैंने बोला खड़े हो जाइए, आई विल से स्टैंड अप. अगर मैंने बोला खा लीजिए, आई विल से ईट. मैंने बोला चले जाइए, आई विल से गो, राइट? तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि गो, ईट, स्टडी, लर्न, ये जो कुछ मेन एक्शनल वर्ड्स होते हैं, एक्चुअली में ये कंप्लीट सेंटेंस भी होते हैं, राइट? तो याद रखिएगा, जो मेन एक्शनल वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपना एक सेंटेंस खुद से ही बना सकते हैं. एक सिंगल खुद का वर्ड वो यूज करके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? अपनी बातों को रखना अगर आ जाए तो वो ऑफकोर्स एक सेंटेंस है, राइट? इसकी एक मीनिंग भी निकल के आ रही है. स्टडी पढ़ लो, लर्न सीखिए, ईट खाइए, गो जाइए, राइट? तो इसके पूरी मीनिंग हमें यहाँ पे पता चल रही है. स्टेटमेंट पास करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंप्लीट सेंस यहाँ पे जनरेट होकर हमें पता चल जाती है, राइट? दैट्स व्हाई वी कैन से दिस अ सेंटेंस ऑल्सो. I hope this would be pretty clear, right? Let's move now. अब सेंटेंस के अंदर जो होते हैं, सेंटेंस के अंदर पार्ट्स होते हैं कुछ, वो आप समझ लीजिए. सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, राइट? इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट्स बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक कोई सेंटेंस है तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट? ये मान लीजिए एक सेंटेंस है तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक का नाम है सब्जेक्ट और एक का नाम है प्रेडिकेट, राइट? सो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है हमारा मेन पर्सन या मेन थिंग जिसके बारे में हम स्टेटमेंट कुछ पास कर रहे होते हैं, राइट? द थिंग विच वी टॉक अबाउट, द थिंग और पर्सन और मे बी प्लेस विच वी talk about, right? The thing or person or place which we talk about, कोई भी चीज, वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई प्लेस, जिस चीज के बारे में भी हम कुछ बातचीत कर रहे होंगे या स्टेटमेंट हम अपना पास कर रहे होंगे, उस मेन चीज को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी आर वॉचिंग क्रिकेट, राइट? तो यहां पे जिस चीज के द्वारा या फिर जिस की बातें हम कर रहे हैं, वी आर वॉचिंग, यहाँ पे मेन करने वाला कौन है, राइट? एक्शन डूअर कौन है, राइट? वॉचिंग इज एन एक्शन, देखना तो एक्शन है, बट इसको करने वाला कौन है? वी. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट? दिस इज द सब्जेक्ट हियर. आई होप दिस इज क्लियर. विल मूव क्विकली टू द प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट क्या है? अब सब्जेक्ट को चूज करने के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट रह जाता है हमारे पास, जैसे कि इसे हमने बोल दिया सब्जेक्ट. अब इसके पार्ट जो बचे हुए हैं, आर वॉचिंग क्रिकेट, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. मीन्स द सब्जेक्ट, आफ्टर चूजिंग सब्जेक्ट को चूज करने के बाद इसे हम एक साइड रख लेंगे, एंड आफ्टर दिस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट चूज करने के बाद छोटा सा पार्ट बचा हुआ होता है, ये छोटा सा है बड़ा सा, राइट? तो उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट. वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, if I say that Shaina is going to market, so Shaina is going to market means here Shaina is the action doer. Shaina कौन है? action doer है, काम करने वाला है, काम करने वाली, right? अब Shaina is going to market means Shaina is the subject here and is going to market. This is completely a predicate, right? ये पूरा का पूरा part हमारा predicate हो जाएगा, right? So I hope it is clear, right? Now let me rub this off. Next term is we have verb.
Alright, so what is the verb? What is the verb? What is the verb? Verb, mainly we understand that verb is only doing action, right? Verb come, right? We understand sometimes that verb is equal to work, right? तो वर्ब को हम वर्क के इक्वल रख देते हैं, जो कि हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं वहाँ पे, राइट? तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वर्ब केवल एक्शन ही नहीं, मतलब कि काम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो वो बताती हैं, राइट? तो मेनली हमें 3 चीज़ों का पता चलता है यहाँ से, राइट? इट टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आवर वर्ब टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स. 3 चीज़ों के बारे में बात करती है. वो 3 चीज़ें क्या हैं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 3 थिंग्स. वो 3 चीज़ें क्या हैं? See here. So the first thing, this talks about the state condition of the subject. ये हमारे सब्जेक्ट की स्टेट कंडीशन के बारे में बात करती हैं, पहली चीज. दूसरी चीज क्या बताती हैं? दूसरी चीज बताती हैं कि ये हमारी पोजेशन को एक्सप्रेस करती हैं, राइट? दिस टॉक्स अबाउट पोजेशन. इट कैन बी टॉक्ड अबाउट रिलेशन ऑल्सो, राइट? पोजेशन और रिलेशन के बारे में बात करती है. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स, वर्ब हमें एक्शन के बारे में भी बताती हैं. दिस टॉक्स अबाउट एक्शन एज वेल, राइट? सो दिस ऑलवेज टॉक्स अबाउट दीज 3 थिंग्स, राइट? स्टेट कंडीशन या तो बताएगा, या फिर पोजेशन रिलेशन, या फिर एक्शन बता रहा होगा हमारे सेंटेंस में, राइट? अब कैसे बताती हैं, ध्यान दीजिए. इफ आई राइट अ सेंटेंस हियर, शी इज ब्यूटिफुल. अगर मैंने यहाँ पे लिखा शी इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे वह सुंदर है, यहाँ पे इसकी मीनिंग यहाँ पे ये है, राइट? सो फ्रेंड्स, नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द वर्ब हियर, अब यहाँ पे वर्ब क्या है? नाउ यू विल बी वेरी सरप्राइज, सर वर्ब तो है नहीं क्योंकि काम तो इसमें हो नहीं रहा है, राइट? अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दिस टॉक्स अबाउट स्टेट कंडीशन एज वेल. ये हमारी स्टेट कंडीशन मतलब कि स्थिति या परिस्थिति, इसके बारे में भी बातचीत करती है. तो शी इज ब्यूटीफुल का मतलब हो गया वह सुंदर है, मतलब कि हम उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो मतलब कि या तो उसके हम क्वालिटी या फिर नेचर, राइट? इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं. तो यहाँ पे इसका वर्ब जो हो जाएगा वो क्या है? इज. दिस इज द वर्ब हियर. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखिए, पोजेशन का मतलब क्या होता है, राइट? इसका मतलब होता है, इफ आई से शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस, शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस, उसके पास बहुत ही सुंदर चेहरा है, राइट? मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज पोजेशन. यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली पोजेशन है, राइट? पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व अधिकार या फिर मालिकाना अधिकार, जिसे हम बोलते हैं, राइट? पोजेशन का मतलब ये होता है. तो शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस. तो यहाँ पे एक्चुअली वर्ब तो क्या है? यहाँ पे ना तो हम स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं, ना ही एक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजेशन की, सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजेशन की. तो पोजेशन के लिए यहाँ पे वर्ब क्या यूज किया गया है? हैज यूज किया गया, राइट? डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम डिफरेंट तरीके के वर्ब्स यहाँ पे यूज करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इन अ लाइट वे कि सारी चीजें वर्क कैसे करती हैं, राइट? कब हमारा वर्ब जो है स्टेट कंडीशन बन जाता है, कब हमारा वर्ब पोजेशन बन जाता है, कब हमारा वर्ब एक्शन का काम करता है, राइट? तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ आई से शी रन्स वेरी क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ती है. शी रन्स वेरी क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ती है. क्या मतलब हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे हम ना ही स्टेट कंडीशन, ना ही पोजेशन या रिलेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एक्शन की. रन मीन्स दौड़ना, मतलब कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, राइट? यहाँ पे कुछ वर्क है, यहाँ पे कुछ काम है, यहाँ पे कुछ एक्शन है. आप जो भी बोल लीजिए, वर्क, एक्शन, डूइंग समथिंग इज द सेम थिंग, राइट? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन, राइट? यहाँ पे हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं. तो ये 3 चीज होती हैं जो हमें पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब. आई होप इट इज क्लियर. अब अगर टर्म की बात आती है यहाँ पे, तो लर्नर्स यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनके जो नेम्स हैं ग्रामर में तो ऑफ कोर्स अलग अलग है, राइट? ग्रामर की लैंग्वेज थोड़ी अलग है यहाँ पे. तो स्टेट कंडीशन, इसे हम टू बी फॉर्मेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टू बी फॉर्मेट. पोजेशन रिलेशन, इसे हम बोलेंगे टू हैव फॉर्मेट, जिसपे ऑलरेडी
4-5 वीडियोस अपलोडेड हैं सेम चैनल पे। टू बी की वीडियोस मिल जाएंगी आपको, टू हैव की फुल वीडियो मिल जाएंगी आपको। अगर आपने इन सभी चीज़ों को समझ लिया तो गो एंड चेक दोज वीडियोस फास्ट, राइट, ताकि आपका कोर्स या फिर आपके जो लेसन्स हैं बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चले और आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें फिर, राइट। और आगे की जो एक्शन की जो बात है उसे हम बोलते हैं टू डू। इसे हमने सीखा है बोलना, टू डू फॉर्मेट बोलते हैं इसे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आपने सीखा कि वर्ब हमें 3 चीज़ों के बारे में बताती हैं। वर्ब टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स, राइट। स्टेट कंडीशन जिसे हम स्थिति या परिस्थिति बोलते हैं, पोजेशन रिलेशन मतलब कि स्वामित्व अधिकार या फिर कोई भी चीज़ आपस में रिलेट करते हैं, संबंध होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं इसमें। एक्शन मतलब कि टू डू फॉर्मेट बोलते हैं उसे। एक्शन मतलब कि काम, राइट, डूइंग समथिंग। तो दिस टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप इट इज क्लियर। जिसे हम स्टेट कंडीशन में टू बी बोलते हैं, पोजेशन को टू हैव और एक्शन वाले को टू डू बोलते हैं। तो ये 3 चीज हमें वर्ब बता के देती हैं, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टीच यू हियर एज अ टर्म इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लगे हाथ इसे ही समझ लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा कंपोनेंट चीज़ होती हैं। इसे हालांकि हम एक्स्ट्रा वर्ड भी बोलते हैं, अदर वर्ड भी बोलते हैं लैंग्वेज के डिफरेंस में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता क्या है, दिस इज एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट एज आई सेड यू इन द स्टार्टिंग। ये होती हैं कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट, राइट। दिस इज एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट। ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट होती हैं हमारे सेंटेंस के लिए, राइट। अब ये कैसे काम करना है, हमें समझना कैसे है। दिस कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमारा एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज कैन बी नाउन एंड अ प्रोनाउन। या तो नाउन होगा वो या तो प्रोनाउन होगा, राइट। अब देखिए ये हमेशा ज़्यादातर जो है, अभी देखिए ज़्यादातर हमेशा लास्ट में दिखाई देती हैं। और इसकी तीसरी खासियत ये है कि ये हमेशा डिपेंड रहती हैं वर्ब पे, डिपेंड्स ऑन वर्ब। ये वर्ड पर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। अब यहाँ पे आई लाइक टू प्ले के बाद यहाँ पे फुटबॉल को मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है फुटबॉल यहाँ पे एक एक्चुअली नाउन है, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो अगर फुटबॉल को हम रहने दें यहाँ पे और प्ले जो भी वर्ब है यहाँ पे इसे अगर हम हटा दें तो क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, राइट। बिकॉज दिस विल लुक लाइक आई लाइक टू फुटबॉल, आई लाइक टू फुटबॉल। दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, राइट। तो ये फुल्ली डिपेंड किस पे होती हैं, हमारे वर्ब पे होते हैं। जो एक्शनल वर्ब या फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब, किसी भी तरीके का वर्ब, वर्ब मतलब कि तीनों हो सकते हैं, स्टेट कंडीशन, पोजेशन या फिर रिलेशन, तीनों में से किसी पे भी डिपेंड हो सकते हैं सेंटेंस में। आई होप दिस वुड बी क्लियर। नाउ एज आई सेड यू इट कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक नाउन का एग्जाम्पल हमने देखा, ये क्या है, एक नाउन है। अब एक प्रोनाउन के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज बीटिंग हिम, वह उसे पीट रही थी, राइट। शी वॉज बीटिंग हिम मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हिम। अब ये हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये देख लीजिए दोनों चीज़ें लास्ट में आई है, राइट। अब यहाँ पे हिम क्या है, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन यूज किया गया यहाँ पे, राइट। अब अगर इसे भी हम ऐसे ही चेक करें, इसे इरेज कर दें बीटिंग को, शी वॉज हिम, तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड that it is an extra component, it can be a noun or a pronoun and it depends on verb। ये हमारे सेंटेंस के वर्ब पे completely डिपेंड होते हैं। I hope this is clear, right? Now these were some basic and very fundamental terms which will help you 100% to understand the chapters in grammar, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर्स को, ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, ताकि वो अपना फाउंडेशन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से क्लियर करे और आगे तक की चीज़ों को आसानी से सीख सके। आई होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आपकी बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऑफकोर्स क्लियर हो चुकी होंगी अच्छे से। अब जब भी आप नए चैप्टर्स को, अगले चैप्टर्स को आप देखेंगे, यू विल एंजॉय वॉचिंग दोज वीडियोज अ लॉट। अभी तक की जितने वीडियोज हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज नाउ फास्ट। अब आप रेडी हैं उन वीडियोज के देखने के लिए, तो जाइए और इत्मीनान से उन वीडियोस को 1 by 1 देख लीजिए, ताकि आपके जो लेसन्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से क्लियर होते जाएं। फॉर राइट नाउ दैट्स ऑल नाउ अबाउट दीज बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल टर्म्स in grammar, and I wish you all the best for your new journey so that you can start learning English
for a good level, right? Now I hope you'd have got everything from this video. Make sure to like, share and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon because जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप फटाफट उस वीडियो को देख के सीख सकें कुछ. Alright, so now at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.